दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में ज्योग्राफी के पूछे गए प्रश्नों को, जो वर्ग 9-10 के लिए पूछा गया था। जो वर्ग 9-10 में आपका पूछा गया है ज्योग्राफी के प्रश्नों की संख्या कुल 40 है। चलिए दोस्तों, आज इसको शुरू करते हैं। अगला सीरीज में हम लोग यहीं पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है। आपसे पूछ रहा है कि कुल पृथ्वी के स्थलीय भाग पर कितने प्रतिशत भाग पर, ठीक है। पृथ्वी के स्थलीय भाग पर कुल कितने प्रतिशत भारत का विस्तार है। ऑप्शन ए 2.9%, 2.4%, 3.0%, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 2.4% भाग पर पृथ्वी पर भारत का विस्तार है। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका ना, ये सामान्य जानकारी भारत के भूगोल लूसेंट से पूछा गया है। कहाँ से? आप लूसेंट के बुक यदि पढ़ते और भारत के भूगोल में आते पेज नंबर 99 पर, ये पहले ही चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। लूसेंट्स के बुक को भी आप पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न हूबहू मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा 6100 किलोमीटर। क्या आंसर होगा? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब वहीं पूछता तट रेखा की लंबाई क्या होगी, तो 7516 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योग्राफी का तीसरा प्रश्न। इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंदिरा पॉइंट क्या है? यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, एक से अधिक। इंदिरा पॉइंट, देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इसका पुराना नाम क्या था? पिग्मोलियन पॉइंट। इसको पहले क्या कहते हैं? पिग्मोलियन पॉइंट। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? ऊपर वाले का इंदिरा कौल। क्या नाम था? इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु और पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न लूसेंट से पूछे गए हैं, तो आप लूसेंट के बुक को अच्छे से पढ़ें। ये पहले ही चैप्टर के सारे प्रश्न हैं। 3 प्रश्न एकदम पहला भारत का भूगोल आप खोलिएगा, उसमें सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ये भी आसान सवाल है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में है भाई? मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में है, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय। वहीं मणिपुर की कौन सी जनजाति है? बताइए। मणिपुर में कैकू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? कैकू जनजाति। कुकी जनजाति भी उसको कहा जाता है। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी तरह हम लोग 40 प्रश्न को करेंगे और फिर अगले सीरीज में हम दूसरे विषय का क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी पूर्व रूपित घाटियों से होकर बहती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व रूपित घाटियों से होकर बहती है। ऑप्शन ए सिंधु, सतलज तथा सिंधु। ऑप्शन बी दामोदर तथा गोदावरी। सी
तुंगभद्रा तथा चंबल इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूर्वरूपित घाटियों से होकर बहने वाली नदियां है, बताइए, सतलज और सिंधु। कौन सी नदी है? सतलज और सिंधु। सतलज और सिंधु। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? कह रहा है कि नीरी के अनुसार नीरी नागपुर के अनुसार, ये नीरी कहाँ है भाई? राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिक शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। इसके अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? भारत में जितने भी जल है उसमें कितना प्रतिशत प्रदूषित है? 90%, 60%, 70%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, भारत में कुल जल का 70% जल प्रदूषित है। कुल जल का कितना प्रतिशत? 70% जल प्रदूषित है। किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी के अनुसार। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो नागपुर में है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। सिंधु, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। गोदावरी, गंगा, सिंधु, कृष्णा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ट्रिक हम लोग बनाए थे जीएस जीके। क्या पढ़ते हैं? जीएस जीके। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, जीएस जीके। भारत के उन बेसिन क्षेत्रों के घटते क्रम कौन सा है? जीएस जीके। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून क्या है भाई? ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है। हैली ने कहा था, फलोन, कोटेश्वरम, इनमें से अधिक या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फलोन। क्या आंसर होगा? फलोन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये बीपीएससी टीआरई 3 में क्लास 9-10 के लिए पूछा गया प्रश्न था सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को कर रहे हैं। अगला प्रश्न, राज्यों तथा उसके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग में कौन सा युग्म सम्मिलित है? मिजोरम 74.53%, अरुणाचल प्रदेश 89.33%, मेघालय 79.33%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, ये देखिए, ये तो बहुत चर्चा में प्रश्न रहा था, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में आया इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे? आपको बताना है कि कौन से उद्यान में अफ्रीका से 20 चीते लाकर छोड़े गए थे। कूनो में लाया गया था, केवलादेव में, सरिस्का में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका और नामीबिया दो देश थे, अफ्रीका और नामीबिया। ठीक है, से 20 चीते लाकर छोड़े गए थे। अब आपसे पूछेगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। जो किस लिए चर्चा में आया था? यहाँ पर 20 चीते लाकर छोड़े गए थे।
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और वहीं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में ही है। चलिए अगला प्रश्न आप याद रखिएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका से 20 चीते लाकर वहां पर छोड़े गए थे। अगला प्रश्न ये देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? कह रहा है जनसंख्या घनत्व का घटते क्रम बताइए। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, या बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए हम सबको पता है कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। बीपी कू बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखें बीपी कू, आपसे कोई पूछा कि जन घनत्व का राष्ट्रीय घटते क्रम क्या है, तो बीपी कू बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितनी स्त्रियों पर है? 949, 957, 943। इसका सही आंसर बताइए। ये तो बहुत आसान सवाल था। 943। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी? तो 943। ये सारे प्रश्न लूसेंट के बुक से पूछे गए हैं दोस्तों। यदि आप लूसेंट के बुक में ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा का सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागरमाथा कहा जाता है? अब बताइए सागरमाथा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कंचनजंगा को, मकालू को, एवरेस्ट को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। देखिए एवरेस्ट पर्वत को प्रादेशिक भाषा में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। एवरेस्ट पर्वत को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। चलिए आप याद रखें एवरेस्ट पर्वत को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। अगला प्रश्न भूटान में, क्वेश्चन नंबर 14, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? भूटान का कितना प्रतिशत भाग हिमनद से आच्छादित है? लगभग 3%, 9%, 5%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा लगभग 3% भाग वहाँ स्थल का हिमनद से ढका हुआ है। कहाँ का? भूटान का। अगला प्रश्न भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, बाजरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए भूटान में उत्पन्न की जाने वाली क्या है भाई? चावल। प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और वहीं आपसे कोई पूछेगा कि भूटान की मुद्रा क्या है? न्यूगुल्ट्रम। चलिए भूटान की मुद्रा न्यूगुल्ट्रम। आगे वहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अगला सवाल पूछ रहा है श्रीलंका अति संपन्न है लौह अयस्क में, सोने में, कोयला में, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए लौह अयस्क में संपन्न कौन है? श्रीलंका नहीं है, पहला बात। तो लौह अयस्क में कौन संपन्न है विश्व में? ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो कट गया ऑप्शन से। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में अधिक लौह अयस्क में संपन्न है। सोना में कौन है? सोना में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। वहीं कोयला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भी देश है
चीन। तो इसका सही आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। लौह अयस्क में कौन आगे है? ऑस्ट्रेलिया। सोना में कौन है? चीन। और कोयला में भी कौन है? चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न की बात हम कर। देखिए दोस्तों, आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना, कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। जरूरी है ये समझना कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, नहीं तो आप इधर उधर के प्रश्न सिर्फ पढ़ेंगे और आपका कुछ होगा नहीं। एग्जाम अब टफ हो रहा है, मेरिट हाई जा रहा है, तो इसका ध्यान आप जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? यांगून, मांडले, न्यू पिताओ, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो, ये सही आंसर है सी, नेपिताओ, नेपिडो, ठीक है। और म्यांमार की ये पूर्व राजधानी है, क्या है? पूर्व राजधानी यांगून। चलिए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान राजधानी कौन है? नेपिडो। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर क्या थी? 17.067, 17.991, 18.61, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जन्म दर थी 17.067, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? बताइए। 360, 180, अनंत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अच्छा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखा कई गो है? 360 को। वहीं अक्षांश रेखा कई गो है? 181 गो। कितना है? 181। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न को समझिए, थोड़ा सा दिया है, समझने वाला प्रश्न कि तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं। यह दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। सभी सरल मापक के प्रदर्शन भिन्न भिन्न होता है। एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, एक से अधिक। तुलनात्मक मापक की क्या विशेषता है? प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न इकाइयों की प्रणाली को दर्शाता है। सही बात है। सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न भिन्न, अब इसका कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। यह दो से अधिक सरल मापक संयोग को दर्शाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी सारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। चलिए आप बताइए खुद से, इसका सही आंसर क्या होगा कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा जमुई में। बिहार के जमुई जिला में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कपास काली कपास वाली मिट्टिया का निर्माण हुआ है दक्कन लावा के अपक्षय द्वारा, ग्रेनाइट के अपक्षय द्वारा, हिमालय के वन क्षेत्रों में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दक्कन लावा की अपक्षय द्वारा। दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा काली कपास मिट्टियों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ? चंबल बेसिन, शिवालिक के दक्षिणी ढाल, छोटा नागपुर की उच्च भूमि, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एक से अधिक।
भारत के कौन सा मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? ये सभी भाग सभी क्षेत्र मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है? सोन बेसिन, नीलगिरी, छत्तीसगढ़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी का क्षेत्र कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नीलगिरी का क्षेत्र कॉफी उत्पादन में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है, हम लोग इसके बारे में जानते भी हैं। क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर है? म्यूराक्षी, जवाहर सागर बांध, नागार्जुन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए देखिए कृष्णा नदी पर कौन है? नागार्जुन सागर। ठीक है, कौन सी परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। देखिए नागार्जुन, अर्जुन है, अर्जुन किसके साथ रहेंगे? तो कृष्णा के साथ, कृष्णा के साथ नागार्जुन। एक आता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध, तो इसको भी याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। माटी कौन खाता है? तो भगवान कृष्णा। माटी, अलमाटी बांध कृष्णा, देखिए कृष्णा है ना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। इसको ऐसे याद रखें, माटी कौन खाता है? कृष्णा, अलमाटी बांध हो जाएगा। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? बताइए। मत्स्य उत्पादन में गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, याद रखेगा। एक नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश एक नंबर, और दूसरा अग्रणी राज्य है 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल। 2 नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला, गुजरात किसके उत्पादन में आगे है? तो गुजरात कपास के उत्पादन में अग्रणी है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात आगे है। ठीक है, ये सब गुजरात अग्रणी है, कपास के, मूंगफली के इत्यादि। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जनवरी 2024 के अनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन। चलिए अगला प्रश्न, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मैग्नीज सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? चलिए बताइए। मैग्नीज सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है मैग्नीज? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में कौन सा समूह गैर परंपरागत है? कौन सा गैर परंपरागत? प्राकृतिक गैस, न्यूक्लिक ऊर्जा, कोयला। ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए आपको पहले बता दे कि परंपरागत स्रोत क्या होता है। परंपरागत समूह एक होता है गैर परंपरागत। बताइए। देखिए परंपरागत स्रोत क्या है? कौन सा समूह गैर परंपरागत है? यही सवाल है ना। चलिए
देखिए वैसा ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जो क्या हो, खत्म हो जाए। आप इसको अपने मोटा मोटे शब्दों में समझिए कि जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वो परंपरागत है। जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, खत्म हो सकता है, एक बार यूज के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये परंपरागत है। और जिसको हम कितना भी यूज करेंगे कभी खत्म नहीं होगा, वो गैर परंपरागत होगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जिसका उपयोग आप हमेशा करेंगे तो खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होता है, गैर परंपरागत। और जो खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, ये क्या होगा, परंपरागत। जो खत्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, गैर परंपरागत। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न कि पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है। हुग्रिजान तेल क्षेत्र आसाम में है, कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में है, लुने गुजरात में है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। देखिए पेट्रोलियम तेल क्षेत्र पूछ रहा है तो ये सही है। हुग्रिजान तेल क्षेत्र कहाँ पर है, असम में है, सही जवाब है। दूसरा है कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में भी है और लुनोज तेल क्षेत्र गुजरात में है, तीनों के तीनों सही युग में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर डी होगा, एक से अधिक, डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि स्थानों और वहां स्थित उद्योगों के बीच कौन सा युग्म सही है। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बोईगांव पेट्रोकेमिकल्स, विशाखापट्टनम स्टील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर एक अधिक होगा। अगला प्रश्न है अटल सुरंग कितना लंबा है। आपसे पूछ रहे अटल सुरंग कितनी लंबी है। 8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। बताइए अटल सुरंग कितना किलोमीटर लंबा है। देखिए अटल सुरंग, इसका सही आंसर होगा 9.02 किलोमीटर लंबा है। आपसे ये भी पूछेगा कि अटल सुरंग कहाँ है, तो आप कहिएगा अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसका सही आंसर होगा 9.02, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, अटल सुरंग कभी बंद नहीं होता है, ये हमेशा 12 मंथ खुला रहता है। अगला प्रश्न है, देखिए आप पढ़िएगा इसको, पेपर को तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर को ही नहीं समझ पाए तो फिर आपका एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल है। निम्नलिखित में से बार बार इसका अध्ययन करिए और समझिए कहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तभी आप एक सही दिशा में पढ़ पाइएगा। निम्नलिखित में सतत विकास की क्या विशेषता है। प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं उसके साथ अनुकूलन, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन, आर्थिक विकास हेतु और नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर होगा बी। सतत विकास की विशेषता है कि आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है 2023 में। अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, एक से अधिक कोई नहीं। देखिए भारत का सर्वाधिक व्यापार चीन के साथ होता है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग में कौन सा सही है। तालचेर उड़ीसा, विश्रामपुर मध्य प्रदेश, सिंगरौली छत्तीसगढ़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए देखिए तालचेर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो ये इसका सही युग्म होगा 35 का ए सही आंसर। अगला
देखिए ये बहुत आसान सवाल है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? खासी पहाड़ियाँ, सुंदरवन डेल्टा, निकोबार द्वीप समूह, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सुंदरी वृक्ष के वजह से ही सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न 37, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की उनकी साक्षरता दर के घटते क्रम में आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य तो आपको पता है केरल है। चलिए उसके बाद कौन है? लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। ये इसका सही आंसर होगा। केरल है, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है। KLMG, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। उसके पहले हम लोग GSGK पढ़े थे, गोदावरी, सिंधु, सॉरी गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। देखिए शीशे का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। शीशे के उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान, तांबा में भी राजस्थान। आंध्र प्रदेश अभी हम लोग बात किए थे मछली में। मत्स्य कहाँ होता है? मत्स्य उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा किस में अग्रणी राज्य है बताइए? लौह अयस्क में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अगला पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पालघाट गोवा और कर्नाटक को, गोवा और महाराष्ट्र को, केरल तथा तमिलनाडु को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है आपस में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन NH44, NH1, NH 544, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH, नेशनल हाईवे 44। चलिए NH44। इसी के साथ हम लोगों का ये ज्योग्राफी वाला सेशन ख़त्म होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।